नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जिस तरह मई में मौसम बदल रहा है, उसी तरह देश की राजनीति बदल रही है। मई का महीना जब बहुत गर्मी आ रहा है, लेकिन लखनऊ, दिल्ली में बारिश हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कभी सुना नहीं था कि मई के महीने में एसी बंद करना पड़ रहा हो, एसी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही हो, पंखा बंद करना पड़ रहा हो। इसी तरह किसी ने सोचा नहीं था कि देश की राजनीति में जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल बचेगा, तब साहेब इतने परेशान हो जाएंगे। साहेब की राजनीति की जो चौसर बिछी है, शतरंज बिछी है, उसके प्यादे ऐसे उल्टे पुल्टे होने लगेंगे। कुछ कुछ महीने पहले बिहार से उठी चिंगारी ने पूरे देश की तस्वीर बदल दी है। मुझे याद है कि मैं अगर लगभग 1 साल पहले का जिक्र करूं, मैं अपने किसी मित्र से बात करता था, वो मुझसे पूछते थे कि 2024 में क्या होगा। तो मैं कहता था कि मुकाबला होगा, तो वो हंसते थे लोग। बोले क्या बात कर रहे हैं, मोदी के मुकाबले में कौन है, कौन मुकाबला करेगा, क्या संभव है कोई मुकाबला कर पाए। अंदर से मुझे भी लगता था क्योंकि मैं जिधर बात करूं उधर एक ही सवाल, मोदी के मुकाबले में कौन है। तो मुझे लगता था कि क्या वाकई में अब इस देश की जनता ने यह मन बना लिया है कि अब कोई विकल्प भी नहीं होगा, अब सिर्फ साहेब का शासन रहेगा। फिर मुझसे लोग ये कहते थे कि इस बार अगर साहब आएंगे तो देख लेना, देश का संविधान ही बदल दिया जाएगा, साहेब राष्ट्रपति हो जाएंगे, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाएंगी। ये बातें मैं इंटेलेक्चुअल लोगों की कर रहा हूं, कोई ऐसे लोगों की नहीं कर रहा हूं जिनको बहुत कम नॉलेज हो। यानी पूरे देश का माहौल साहेब में माहौल था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर एक का एक जैसा रहता नहीं है। घड़ी की सुइयां पेंडुलम की तरह घूमती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो साहेब का वक्त भी घूम गया, और वक्त घूमा बिहार से। नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जिन्होंने एक बार साहेब का बाढ़ राहत को दिया गया 1 लाख का चेक वापस कर दिया था। वो नीतीश कुमार जिन्होंने साहेब के भोजन में जाने के लिए, डिनर में जाने के लिए मना कर दिया था, लौट आए थे। और फिर बाद में उन्हीं साहेब की संग सरकार बना ली थी। अचानक कुछ महीने पहले खड़े हुए और बिहार का सीन बदल गया। राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। अमित शाह ने एक बार कहा था कि बिहार में 3 बड़ी ताकतें हैं, लालू यादव मतलब राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी। इन 3 में 2 जिसके संग होती है, सरकार उसकी बन जाती है। तो जब नीतीश कुमार पलटे, मतलब सरकार पलटी, और मतलब 2 ताकतें एक जगह आ गई। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का गणित गड़बड़ा गया, साहेब का गणित गड़बड़ाया। उसके बाद साहेब ने ऑपरेशन लोटस के जरिए सब कुछ तहस नहस कर देने वाले स्टाइल में ऑपरेशन गुवाहाटी चलाया। महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। साहेब को लगा कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ये लगा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन गई तो इस बार फिर पिछली तरह सीटें बम बम आएंगी, 25 सीटें आ जाएंगी। लेकिन साहेब को अंदाजा नहीं था, साहेब को कल्पना नहीं थी कि महाराष्ट्र की जनता का गुस्सा बढ़ गया है। महाराष्ट्र के जनता की सहानुभूति अब उद्धव ठाकरे के साथ हो गई है। महाराष्ट्र के लोगों को लग रहा है कि गुजरात चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र में लगने वाले सारे बड़े उद्योग महाराष्ट्र से उठा के गुजरात भेज दिए गए। हजारों रोजगार के जो साधन उपलब्ध हो सकते थे महाराष्ट्र में, वो गुजरात चले गए। जीएसटी का सारा पैसा गुजरात चला गया। और लोगों की सहानुभूति एकनाथ शिंदे के साथ नहीं, उद्धव के साथ हो गई। और इस बीच में कर्नाटक चुनाव ने साहेब के पसीने छुड़ा दिए। कर्नाटक में गया था, मैं रहा बेंगलुरु उसके आसपास के इलाकों में। 40% कमीशन, 40% कमीशन की सरकार, यह जुमला गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले में बोले जाने लगा। मैं हैरान था कि बीजेपी के साहेब, वो बड़े साहेब, ये कर क्या रहे थे। क्या इंटेलिजेंस ने बताया नहीं कि कर्नाटक की सरकार भ्रष्टाचार में इतना डूब गई है कि ये जनता का मुद्दा बन गया है कि
40% लिए बिना कोई काम होगा नहीं। और कर्नाटक पे बीएल संतोष और येदियुरप्पा, इनकी लड़ाइयां, इनके शीत युद्ध ने बीजेपी का बंटाधार कर दिया। जिन येदियुरप्पा को किनारे कर दिया गया था, साइड कर दिया गया था, बात नहीं होती थी, मैंने प्रधानमंत्री को इतना झुक के किसी का अभिवादन करते हुए नहीं देखा जितना प्रधानमंत्री येदियुरप्पा के सामने कमर झुका के अभिवादन कर रहे थे। साहब को समझ में आ गया कि दक्षिण में जो एंट्री कराई थी येदियुरप्पा ने, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआत कराई थी येदियुरप्पा ने, अगर येदियुरप्पा नाराज हुए तो हमारा सारा गणित गायब। और येदियुरप्पा बताया जाता है आखिर तक खुश नहीं हुए। बेटे का टिकट, येदियुरप्पा को सलाम करना, उनके फोटो लगाना। मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गया बेंगलुरु में, तो मुझे लगा कि घुसते अमित शाह की फोटो होगी, जेपी नड्डा की होगी, बड़ी सी मोदी जी की होगी, लेकिन सबसे बड़ी फोटो येदियुरप्पा की लगी थी। लेकिन कहा जाता है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब येदियुरप्पा की बिरादरी में यह संदेश चला गया कि येदियुरप्पा का अपमान किया गया, और भारतीय जनता पार्टी तो उस समय अचंभित हो गई, भौचक्की हो गई। जब उनके मुख्यमंत्री रहे शेट्टी साहब, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, तब साहब को समझ में आया कि अब क्या करें। इस बीच में महाराष्ट्र में एक बड़ा फेरबदल हुआ। शरद पवार भारत की राजनीति के एक ऐसे नेता माने जाते हैं कि वो कब क्या कैसे करेंगे, क्या फैसला लेंगे, किसी को नहीं पता। अडानी साहब के साथ शरद पवार की 2 लंबी मीटिंग हुई, जिसकी चर्चा हर जगह हुई। उसके बाद एक बयान आया शरद पवार का कि रोटी को पलट देना चाहिए वरना रोटी जल जाती है। और फिर मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में शरद पवार ने कहा कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अब मैं एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ता हूं। भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई और एकनाथ शिंदे का तापमान गिर गया, ब्लड प्रेशर गिर गया। एकनाथ शिंदे के पसीने उड़ गए। उनको लगा कि मैं ना घर का रहा ना मैं घाट का रहा। एकनाथ शिंदे के संग गए विधायकों का जीतने का सपना शायद इस बार सपना ही रह जाए, विधायक ही भी ना रहे। बीएमसी के चुनाव कराने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तब लोगों ने कहानी करी और गोदी मीडिया के नोएडा के एंकर और एंकरनियां नाचने लगे कि अब तो शरद पवार बीजेपी में आ जाएंगे। लेकिन कहा जाता है शरद पवार का अगला कदम क्या होगा ये उनकी परछाई को भी नहीं पता होता। शरद पवार कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं ये इसका अंदाजा किसी को नहीं हो सकता। लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी और अजीत पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया के बीच में मतभेद और सत्ता के उत्तराधिकार की लड़ाई बढ़ रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि शरद पवार का ये बहुत शानदार स्ट्रोक था। उन्होंने इस्तीफा देकर अपना एक बड़ा कद किया है और एक झटके से अजीत पवार की बगावत, अजीत पवार की महत्वाकांक्षा, इन सब पे विराम लगाए। कमेटी बना दी है कि भाई कमेटी तय करेगी कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। और जो लोग शरद पवार को जानते हैं वो जानते हैं कि महाराष्ट्र का मुस्लिम तबका भी बहुत बड़ी संख्या में शरद पवार के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो लोग ये भी जानते हैं कि शरद पवार उस मुस्लिम तबके को नाराज नहीं करेंगे। तो फिर शरद पवार करेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है। 16 विधायकों की अयोग्यता, योग्यता, इन सब पे फैसला आना है। महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला फिर हो सकता है। साहिब परेशान है कि लगातार राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये खबरें साहिब की नींद उड़ा रही हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश से भी है कि दिल्ली ने जिस तरह योगी आदित्यनाथ को परेशान किया, तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी बेहतर यह होगा कि सरकार, बीजेपी की सरकार, 2024 की सरकार अगर बने तो सीटें 250 से नीचे रहे, क्योंकि अगर सीटें फिर 300 से ऊपर हुई तो योगी आदित्यनाथ का सिंहासन डोल जाएगा। और 2050 से कम अगर सीटें रहती हैं, गठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर 2029 में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी संभावनाओं का दौर खुलेगा। कर्नाटक खत्म होगा नहीं कि फिर और राज्यों में चुनाव है।
तेलंगाना में लाख कोशिश कर ली, लेकिन केसीआर बड़े मजे हुए नेता हैं। उन्होंने वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही नकली पेपर लीक इन सब कांड में जेल भिजवा दिया। कर्नाटक में हर दांव आजमा रहे हैं साहब। कांग्रेस ने कहा हम बजरंग दल को प्रतिबंधित करेंगे। साहब ने कहा देखिए बजरंग बली को प्रतिबंधित करने वाली बात कर रहे हैं, पहले राम को करते थे। वो चाह रहे हैं कि जनता को किसी तरह गुमराह कर दो, उनको राम और बजरंग बली में गिरा दो। बयान भाषण क्यों हो रहे प्रधानमंत्री को? आंखों में आंसू लाके कह रहे हैं इन्होंने मुझे 91 बार गाली दी। कांग्रेस मजाक उड़ा रही कि लोग 92 हो गई। आपने देखा है दुनिया का कोई प्रधानमंत्री देखा है जो मंचों पे आके रोने लगे, जो मंचों पे आके कहने लगे मुझे 91 बार गाली मिली है? लोग पूछ रहे हैं आप ऐसा काम कर क्यों रहे हैं? लोग आपको गाली दे रहे हैं, आप ऐसा काम ही मत करिए। और चुनाव का मुद्दा क्या ये होगा कि आपने मुझे 91 बार गाली दे दी, मुझे रोना आ गया? चुनाव का मुद्दा होना चाहिए कर्नाटक का विकास क्या होगा, कर्नाटक में उद्योग कैसे लगेंगे। साध्वी प्रज्ञा जो कुछ महीने पहले आके कह के गई कि चाकू की धार तेज करा लीजिए, इन मुद्दों पे ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी बंगलौर में आई है, ये आईटी की कंपनी क्या सोची? कर्नाटक की बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर उठा के हैदराबाद थी, क्योंकि कर्नाटक में हिजाब पर, कर्नाटक में चाकू की धार पर, कर्नाटक में हिंदू मुसलमान पर ये बातें हो रही हैं। बजरंग दल की गुंडागर्दी की तमाम चीजें सामने आई हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम पीपीए और बजरंग दल दोनों पे लगाएंगे, यानी जो मुस्लिम समर्थित उग्रवाद है और जो हिंदू समर्थित उग्रवाद है, दोनों पे प्रतिबंध होना चाहिए। दोनों पीएफआई और बजरंग दल दोनों प्रतिबंधित होंगे। क्या बुरा है इसमें? उग्रवाद चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का, दोनों खराब है। लेकिन चुनाव का मुद्दा विकास होना चाहिए। चुनाव का मुद्दा मुझे उसने इतनी गाली दे दी, मैंने उनको इतनी गाली, या नहीं होना चाहिए। तो देश की राजनीति बहुत एक नए करवट का संकेत दे रही है। बहुत जल्दी कुछ राज्यों से हम और कुछ खास रिपोर्ट मंगा रहे हैं। 4 PM में दर्शकों को जानना चाहिए कि देश की राजनीति में चल क्या रहा है। और मैं दावा करता हूं कि कुछ राज्यों की जो रिपोर्ट आएंगी वो सिर्फ 4 PM के पास होंगी। आप देखते रहिए 4 PM। एक रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म है, अगर आप हमारी मेंबरशिप लेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके आभारी होंगे। शुक्रिया, थैंक यू।